सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम। और एक बार फिर हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं अपना एक खास वीडियो। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक जो कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी 26 और 27 फरवरी 1982 को, जिसमें माननीय काशीराम साहब के द्वारा DS4 के स्टूडेंट्स, यूथ और लेडीज़ फ्रंट को तैयार करने के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इसी के संबंध में अब तक हम आपको 3 वीडियो दे चुके हैं और आज हम ये बहुत ही खास अगली श्रृंखला, इसी श्रृंखला के आधार पर चौथा वीडियो ये हम आपके सामने इसी कॉन्फ्रेंस से संबंधित पेश कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्फ्रेंस 2 दिन तक चली थी और माननीय काशीराम साहब ने काफ़ी लंबा एक भाषण प्रस्तुत किया था, काफ़ी देर का, क्यों माननीय साहब ने ये किस तरीके से भविष्य में हमको ये फ्रंट तैयार करने हैं। तो उसी का मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अगली श्रृंखला का, इसी श्रृंखला का चौथा वीडियो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। और इस ऑब्रेस्ट इंडियन के आधार पर ये हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो इसमें ये अगला हेडिंग जो है ये लिखा है बिल्डअप प्रोसेस ऑफ DS4। DS4 को कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि DS4 6 दिसंबर 1981 को बन चुका था, स्थापित किया जा चुका था। अब उसको आगे मजबूत बनाने का क्या प्रक्रिया रहेगी, तो ये अगला पैराग्राफ इसी से संबंधित माननीय साहब इसमें लिखते हैं कि टू बिल्ड BAMSAFE वी हैव टेकन क्वाइट ए लॉन्ग टाइम सिंस द बिल्डअप प्रोसेस ऑफ BAMSAFE वाज स्लो एंड स्टडी। क्योंकि इससे पहले BAMSAFE को बनाया गया था और BAMSAFE की जो बनाने की प्रक्रिया थी वो लंबी और काफ़ी उसमें समय हमें लगाना पड़ा था BAMSAFE को बनाने में। बट वी हैव टू बिल्ड DS4 वेरी क्विकली, लेकिन हमको DS4 को बहुत ही जल्दी से तैयार करना है, DS4 को बहुत जल्दी से तैयार करना है। और बैंड विद ट्रेमेंडस स्पीड, बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ, बहुत ही बड़ी तेज़ी के साथ DS4 को हमें बनाने का काम करना है। टू बिल्ड अ प्रोसेस DS4 विल देयरफॉर बी क्वाइट हैवी एंड क्विक। इसलिए इसका जो बनाने का प्रक्रिया है DS4 को, वह काफ़ी महत्वपूर्ण, भारी होगी और काफ़ी स्पीड से लिए होगी। इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ रखनी पड़ेगी। 3 wings will play a major role in this build-up process, that is awakening squad to awaken and inspire the masses। और इसको तैयार करने के लिए हमको 3 विंग इसके बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें रोल अदा करेंगे। 3 विंग, और इसमें पहला विंग है अवेकनिंग स्क्वाड, जो पूरी जनता को जागृत करने का और प्रेरित करने का काम करेगा, अवेकनिंग स्क्वाड। एंड दूसरी विंग है इसकी कोऑपरेशन विंग, आपसी सहयोग के आधार पर जो विंग काम करेगा उसका नाम है कोऑपरेशन विंग। एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन विंग, मिस्टर काशीराम सेड दैट दो कोऑपरेशन वी हैव टू बिल्ड आवर इकोनॉमी थ्रू कोऑपरेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण विंग थी कोऑपरेशन विंग, जिसमें माननीय काशीराम साहब कहते हैं कि इसके आधार पर हमें अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करना है। कोऑपरेशन विंग को बनाना है और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का हमको काम करना है। वी टू रन द मिशन वी रिक्वायर फंड्स। अपने मिशन को चलाने के लिए हमको फंड्स की आवश्यकता रहती है। एज कंपेयर टू अदर्स वी रिक्वायर लेस फंड्स। हालांकि हमें दूसरे जो लोग मिशन का या किसी आंदोलन का काम करते हैं उनकी तुलना में हमें कम फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। बिकॉज आवर्स इज ए मिशनरी मूवमेंट, क्योंकि हमारा एक ये मिशनरी आंदोलन है। बट स्टिल दी फंड्स आर रिक्वायर्ड, लेकिन फिर भी फंड्स की ज़रूरत तो होती है। टू मीट दिस ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स वी हैव टू बिल्ड आवर कोऑपरेशन विंग इन सच ए मैनर दैट वी मस्ट हैव आवर ओन इकोनॉमी। तो ये फंड की ज़रूरत को पूरा करने के लिए
हमको अपनी एक कोऑपरेशन विंग को इस प्रकार तैयार करना है कि हमारे मिशन में जो ज़रूरत पड़े फंड्स की, उसको हम अपने आप ही तैयार कर सकें। अपनी आर्थिक स्थिति को हम अपने आप ही तैयार कर सकें, मजबूत कर सकें। इस तरह की ये कोऑपरेशन विंग को हमें खड़ा करना है। और इसके बाद तीसरी विंग थी द थर्ड विंग विच विल प्ले ए मेजर रोल इन बिल्डअप प्रोसेस ऑफ DS4 इज प्रेस एंड पब्लिकेशन विंग। तो तीसरी जो विंग है इसमें होगी प्रेस एंड पब्लिकेशन विंग की। तो इस तरीके से वी हैव ऑलरेडी बिल्ड अप दिस विंग ऑन ए बिग स्केल एंड वी हैव plans to build up a further these three wings we have already been launched by even before launching DS4। हालांकि DS4 के लॉन्च करने से पहले ही हमारी ये तीनों विंग हम शुरू कर चुके थे। लेकिन इस जो सम्मेलन है, नाउ इन दिस कॉन्फ्रेंस वी आर लॉन्चिंग 3 more wings, these are students, youth and ladies front। और इस DS4 के सम्मेलन में हम 3 विंग और लॉन्च कर रहे हैं, जिनका है एक स्टूडेंट विंग, एक यूथ विंग और एक लेडीज विंग। द नेक्स्ट विंग दैट वी हैव टू लॉन्च वेरी सून इज पार्लियामेंट्री लाइजन विंग। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मतलब इस संगठन को कई हिस्सों में बांटा गया था, इसके विंग बनाए गए थे। तो अगले विंग को माननीय काशीराम साहब बता रहे हैं कि एक विंग हमारी बनेगी जिसका नाम होगा पार्लियामेंट्री लाइजन विंग, यानी संसद से लाइजन रखने के लिए जो कार्य करेगी उसका नाम होगा पार्लियामेंट्री लाइजन विंग। वी बिलीव इन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड वी हैव टू वर्क बाय रिमेनिंग इन द सिस्टम। क्योंकि हम संसदीय व्यवस्था में विश्वास करते हैं, इसलिए हमको इस सिस्टम में कार्य करने का हमको अनुभव होना चाहिए। Another wing that we have to launch in our build-up process is legal aid and advice wing। और इसके अलावा अगली जो विंग होगी उसका नाम होगा लीगल एड एंड एडवाइस विंग। आप देखते जाइए कि मानवर काशीराम साहब जो है अपने कार्य को किस तरीके से बांट रहे थे कि हर कोई क्षेत्र हमसे अछूता न रह जाए। तो इस अगली विंग का नाम दिया उन्होंने लीगल एड एंड एडवाइस विंग। दिस विंग मस्ट बी बिल्ड अप एट वेरी लेवल फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और ये विंग ऐसी होनी चाहिए कि इस विंग में सुप्रीम कोर्ट से लेकर के निचले की जो जिला अदालत है उस तक के वकील, एडवोकेट जो लीगल एड हमें दे सकें, उस तरह की विंग ये तैयार हमें करनी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक। एंड it must be done before we launch the agitation so that we are not required to search pleaders। और ये विंग हमारी बहुत जल्दी तैयार हो जानी चाहिए जब तक कि हम आंदोलन को शुरू करें, क्योंकि जब आंदोलन होगा तो हमें वकीलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें अपने खुद के ही वकील तैयार किए हुए विंग के जो वकील हैं वही इस केस को लड़ें, बाहर से वकील की ज़रूरत हमको न पड़े। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर तरह की तैयारी मानवर काशीराम साहब के दिमाग में थी कि क्या क्या समस्याएं आगे आएंगी, तो उसमें हमें वकीलों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए भी एक विंग डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के लेवल पर हमारी एक विंग होनी चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़े तो वही विंग हमारी वकीलों के लिए तैयार रहे। देन आफ्टर वी हैव टू डाइवर्ट आवर अटेंशन इन organizing the industrial and agriculture labor to prepare them for social action। उसके अलावा अगला जो कदम बताया मानवर काशीराम साहब ने कि हम अपना ध्यान इसके हटा करके हम औद्योगिक और कृषि क्षेत्र की विंग, कृषि क्षेत्र के जो मजदूर हैं, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनको भी सामाजिक कार्य के लिए तैयार हम करेंगे। अगला कदम होगा हमारा औद्योगिक और कृषि के क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनकी भी विंग हम तैयार करेंगे। Thus in this build-up process of DS4 we have organized not only the students, youth and ladies but
every section of the oppressed and exploited society and make DS4 as the biggest agitational force of India। इस प्रकार से हम न केवल लेडीज़ का, यूथ का और स्टूडेंट्स का विंग तैयार करेंगे, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र की विंग हम तैयार करेंगे। और DS4 एक सबसे बड़ा देश का आंदोलनकारी ताकत हम इसको बनाने जा रहे हैं। इट शुड बी बिगेस्ट इन नेचर, और ये सबसे बड़ा इस संगठन होगा, सबसे बड़ा। दिस वी विल नॉट से बट ऑल द एग्जिस्टिंग फोर्स विद इन द कंट्री एंड इवन द इंटरनेशनल फोर्सेस शुड एडमिट। देखिए कितना ये महत्वपूर्ण बात मानवर साहब कहते हैं कि इसको हम ही नहीं कहेंगे कि हमारी ताकत बड़ी है, बल्कि दूसरी ताकतें, दूसरे लोगों को ये मानना पड़ेगा कि ये वास्तव में DS4 एक बहुत बड़ी ताकत है। और न केवल देश में, बल्कि इंटरनेशनल फोर्सेस शुड एडमिट, जबकि विदेशी ताकतें भी DS4 को एक बहुत बड़ी ताकत की तरह उनको मान्यता देनी पड़ेगी। हम इतना मजबूत संगठन और इतना बड़ा संगठन DS4 को बनाने जा रहे हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ लीडरशिप अंडरस्टैंडिंग पावर, यानी नेतृत्व की क्या ज़रूरतें हैं, और हमें पावर को, जो शक्ति है, जो शक्ति की हमें समझने की ज़रूरत है। शक्ति क्या होती है, लीडरशिप क्या होती है, और लीडरशिप के पास जो शक्ति आती है उसका क्या महत्व है, वो उसका अर्थ क्या है, ये अगले पैरा में मानवर साहब बता रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग द टाइप ऑफ लीडरशिप रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज, मिस्टर कांसीराम फर्दर सेड दैट ours is a missionary or movement, and to run the missionary movement we require missionary organization। मानवर कांसीराम साहब कहते हैं क्योंकि हमारा आंदोलन एक मिशनरी आंदोलन है और इसको चलाने के लिए हमें मिशनरी संगठन की ज़रूरत है। और मिशनरी संगठन की इसकी नेचर को ध्यान में रखते हुए वी हैव टू प्रिपेयर आवर सेल्फ एंड डेवलप द क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप। और इस मिशनरी भावना को ध्यान में रख कर के ही हमको मिशनरी लीडरशिप तैयार करनी है। द फॉरमोस्ट क्वालिटी ऑफ लीडरशिप वी रिक्वायर इज़ अंडरस्टैंडिंग पावर। और लीडरशिप की क्वालिटी क्या है कि उनको जो लीडरशिप हम तैयार कर रहे हैं उसको समझने की ज़रूरत है कि शक्ति क्या है, शक्ति क्या होती है। इट हैज़ 5 एस्पेक्ट्स। मानवर कांसीराम साहब ने इसके 5 पहलू बताए हैं। 5 तरह की ताकत होती हैं। अब आप आगे समझिए कि 5 तरह की ताकत कौन सी बता रहे हैं मानवर कांसीराम साहब। पहली ताकत है अंडरस्टैंडिंग द एंटायर सिस्टम ऑफ द कंट्री विच कंडक्ट्स एंड गवर्न्स द नेशन। एक ताकत है जो देश के व्यवस्था को चलाती है, नियंत्रण करती है और राष्ट्र की जो सरकार है उसको चलाती है। एक तो वो ताकत है जो सरकारी ताकत, जो सारे देश की सरकार को चलाती है। ये कैसा सिस्टम है जिससे सरकार चलती है, उसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। देश की व्यवस्था को समझना, देश का जो गवर्निंग सिस्टम है, देश की जो सरकार है उसकी व्यवस्था कैसे है, कैसे चलती है, इसको हमारे लीडरशिप को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले नंबर की तो ये ताकत है। दूसरे नंबर की है अंडरस्टैंडिंग द ऑप्रेस्ड एंड एक्सप्लॉइटेड सोसाइटी इन विच वी इंटेंड टू ऑर्गेनाइज एंड नॉट फ्रॉम आवर एंगल बट फ्रॉम ऑल एंगल्स। और दूसरा अगला जो हमें समझने की क्या ज़रूरत है कि जो दलित शोषित समाज है जिसको हम संगठित करना चाहते हैं उसको हमें हर दृष्टि से समझने की ज़रूरत है। दलित शोषित समाज की जो स्थिति है, यानी जब समाज को समझेंगे तभी तो हम कुछ उसमें काम कर पाएंगे। ऐसे नहीं कि वैसे ही मतलब दौड़ पड़े, बल्कि लीडरशिप की ये जिम्मेदारी है कि वो दलित शोषित समाज की स्थिति को भी अच्छी तरह समझे कि इनकी वास्तविक स्थिति क्या है। ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात कह रहे हैं मानवर साहब कि अंडरस्टैंडिंग द मिशन ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड एक्सप्लॉइटेड पीपुल। इन दलित शोषित लोगों के मिशन को भी हमें समझना चाहिए कि चाहत क्या है, इनकी ज़रूरत क्या है, इनकी आवश्यकता क्या है, इसको हमें समझना है। तीसरा नंबर ये हो गया। अगला है चौथा नंबर अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ स्टूडेंट्स, यूथ एंड लेडीज़ इन द मिशन। यानी इसके लिए क्या रोल होना चाहिए, किसका, स्टूडेंट का, यूथ का और लेडीज़ का।
यानी छात्रों का, युवाओं का और महिलाओं का इस मिशन में किस तरह का रोल होना चाहिए, ये चौथी हमारी ज़रूरत है समझने की। और अगला है पांचवा, अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। यानी ये जो सारे या अंग काम करेंगे, इनमें आपस में किस तरीके से समन्वय होना चाहिए, आपसी सहयोग किस तरह से करेंगे, ये भी नेतृत्व को समझना जरूरत है। ये नहीं है कि सब अपना अपना अलग अलग तरीके से काम करेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। सबको एक दायरे में रह करके और आपसी सहयोग के साथ, आपसी समन्वय के साथ, कोऑपरेशन के साथ और कोऑर्डिनेशन के साथ सारे जो विंग हैं उनको काम करने का जरूरत रहेगी। इसको भी हमारी लीडरशिप का समझना चाहिए। वी आर नॉट टू स्प्लिट इन आइसोलेशन। अब मैं अपने अपने ग्रुप में काम नहीं करना, बल्कि हमको एक आपस में कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन की हिसाब से विद अदर कोलीग्स, जो दूसरे संगठन में हमारे साथी काम कर रहे हैं, उन जो दूसरे साथियों से भी हमें एक दूसरे का सहयोग, उनको सहयोग देना और सहयोग लेना, तभी तो एक मिशन पूरा खड़ा होगा। सब ये अगर अलग अलग ग्रुप में काम करेंगे और एक दूसरे में अगर कोऑपरेशन न हो और समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन न हो, तो फिर मिशन काहे का, इसका तो काम नहीं चल पाएगा। तो मानवर साहब कह रहे हैं कि जितनी भी विंग हैं, अब जैसे वर्तमान में कोई अलग कमेटी बना दी, बहुत सारे जैसे बहुजन समाज पार्टी की अलग अलग कमेटियां होती हैं, कोई जो है इस तरीके से आज के दौर में, ये पहली बात कर रहे हैं, लेकिन आज के दौर में जैसे बामसेप वॉलंटियर फोर्स होती है, BBF बहुजन वॉलंटियर फोर्स होती है, बामसेप होती है, या भाईचारा कमेटी होती हैं, तो इनमें आपस में सबका तालमेल, एक दूसरे का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। ये समझने की बात है। डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटीज़। अब अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको गुणों का विकास कैसे करना है। गुण भी होने चाहिए लीडरशिप में। द सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ लीडरशिप इज पावर ऑफ डेवलपमेंट, यानी गुणों का विकास करने की क्षमता लीडरशिप में होनी चाहिए। वी हैव टू डेवलप 5 क्वालिटीज एमंग आवर सेल्फ। और अगले बार फिर ये समझने की बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई कि हमको अपने अंदर 5 गुण पैदा करने हैं। लीडरशिप में कौन कौन से 5 गुण हैं? नंबर 1 है कि डेवलपिंग ए हैबिट ऑफ डिवोशन एंड डेडिकेशन। वी कैन नॉट सक्सीड इन ए मिशनरी एक्टिविटी इफ वी डू नॉट हैव डिवोशन एंड डेडिकेशन। यानी हमको अपने लक्ष्य के लिए एक आदत बनानी है कि हम उसमें पूरी तरह संलग्न होकर के और पूरी तरह समर्पित भाव से काम हम करेंगे। अगर ये भावना, मिशनरी भावना हमारे अंदर नहीं होती है, तो हम समर्पण के भाव से और पूरी तरीके से संलग्न होकर के, उसमें निष्ठावान होकर के हम काम नहीं कर सकते। ये भावना निष्ठा की और समर्पण की हमें अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। नंबर 2 है, कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? सिंसियरिटी ऑफ द पर्पस एंड एक्शन। अपने उद्देश्य और कार्य के प्रति हमारी वफादारी होनी चाहिए। अगर कार्य और हमारा उद्देश्य है उसके प्रति वफादारी नहीं होगी तो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। नंबर 3 है, डेवलपिंग इंटरेस्ट इन आवर वर्क। और जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमें रुचि लेनी चाहिए। अगर बिना रुचि के काम करेंगे तो भी अच्छा कार्य नहीं हो सकता। तीसरी ये क्वालिटी है लीडरशिप की। और चौथी है, डेवलपिंग एबिलिटी। अपने अंदर क्षमता पैदा करने की हमें क्षमता का विकास करना पड़ेगा। ज़्यादा क्षमता होगी ज़्यादा काम करेंगे, कम क्षमता होगी कम काम करेंगे, इसलिए क्षमता का विकास करने की ज़रूरत है। चौथे नंबर पर यह आ गया। और 5वें नंबर पर डेवलपिंग एफिशिएंसी। हमको अपने अंदर अपनी जो काबिलियत है, अपनी जो क्वालिटी है, काबिलियत है, एफिशिएंसी को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। ये 5वीं क्वालिटी है। आई हैड बीन टेलिंग that our target is not to ask reservation but to give reservation। जैसे मानवर साहब कहते थे कि हमको रिजर्वेशन लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनना है। हमको उस लेवल तक अपनी तैयारी करनी है। इफ़ वी हैव टू रीच द लेवल देन वी शुड बी मोर डिवोटेड एंड डेडिकेटेड, सिंसियर, इंटरेस्टेड एंड एफिशिएंट देन अदर्स। तो अगर हमें रिजर्वेशन दूसरों को देने वाला बनना है तो हमें दूसरों से ज़्यादा सिंसियर होना है, दूसरों से ज़्यादा एफिशिएंट होना है, यानी क्षमतावान होना है, काबिल होना है, और अपने लक्ष्य के प्रति दूसरों से ज़्यादा
समर्पित भाव हमें अपने अंदर पैदा करना होगा, तब हम देने लायक बन पाएंगे। इफ वी डू नॉट डेवलप दीज क्वालिटीज वी विल ऑलवेज रिमेन बेगर्स लाइक आवर एंसेस्टर्स। अगर यदि हम इन क्वालिटीज़ को, इन गुणों को अगर हम अपने अंदर पैदा नहीं कर पाते तो हम जैसे हमारे पूर्वज मांगते रहे थे, भिखारी, अगर जैसे हम दूसरों के आगे हाथ फैलाने वाले अगर हमारे एंसेस्टर्स थे, तो हम भी अगर उसी तरीके से बने रहेंगे। अगर हमको देने वाला बनना है तो हमें अपने अंदर ये क्वालिटी पैदा करनी होंगी। हिडन स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी, हमारे समाज के अंदर एक जो अगला पैरा है कि हमारे समाज के अंदर छुपी हुई ताकत है। कौन सी छुपी हुई ताकत है? कंटिन्यूइंग हिज स्पीच मिस्टर कांशीराम देन टॉक्ड ऑन द हिडन स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी। अगले अपने स्पीच में कांशीराम साहब ने जो छुपी हुई समाज की ताकत है उसके बारे में अपनी बात रखी। ही सेड दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट वी हैव प्रिपेयर्ड ए बजट ऑफ ₹100 करोड़ टू बिल्ड अप द प्रेस एंड पब्लिकेशन विंग। जैसे पहले ही बता चुके हैं कांशीराम साहब कि हमें अपने प्रेस और पब्लिकेशन के विंग को तैयार करने के लिए 100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। दिस इज आवर थर्ड विंग, ये हमारी तीसरी विंग है। बट द बिगेस्ट विंग ऑफ DS4 इज अवेकनिंग स्क्वाड ऑन विच वी विल हैव टू रिक्वायर्ड टू स्पेंड अबाउट ₹1000 करोड़। और जागृति DS4 के लिए जागृति जत्था सबसे बड़ी विंग होगी, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए की हमें आवश्यकता होगी, 1000 करोड़ रुपए की। When I talk about crores, many people get puzzled. जब मैं करोड़ों की बात करता हूं तो बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं। Some people have complained to the government that what Kanshiram and his colleagues are doing is impossible to be done in the oppressed and exploited society. बहुत से लोगों ने सरकार को भी शिकायत की है कि जो कांशीराम और उनके साथी कर रहे हैं और जो दलित शोषित समाज है उसमें ये करना बिल्कुल असंभव है। करोड़ों की बात करना ये बिल्कुल असंभव है, ऐसे सरकार से भी शिकायत की है लोगों ने। कांग्रेस पार्टी आफ्टर इट्स सर्विस ऑफ 55 ईयर्स इज रनिंग ओनली 3 पीरियोडिकल्स। जो कांग्रेस है बहुत बड़ी पार्टी है और जो 55 साल से सरकार चला रही है वो भी केवल 3 पत्रिका निकाल पाई है। और मिस्टर कांशीराम एंड कंपनी हैव स्टार्टेड 40 पब्लिकेशंस इन 2 ईयर्स। जबकि कांशीराम एंड कंपनी अब तक जो है 14 पत्रिका केवल 2 सालों में निकाल चुके हैं। 14 प्रकाशन इनके केवल 2 साल के अंदर ये पैदा कर चुके हैं, तैयार कर चुके हैं। दे आर फ्राइटेंड विद ओनली 14 पब्लिकेशंस बट माई प्लान इज टू स्टार्ट 55 डेली पेपर्स इन एवरी मेजर लैंग्वेज फ्रॉम 32 प्लेसेस एंड 100 पीरियोडिकल्स। अब कितना बड़ा प्लान था माननीय कांशीराम साहब का कि वो तो 14 प्रकाशन से परेशान हैं, लेकिन मैं तो 55 डेली पेपर शुरू करने वाला हूँ। 55 डेली पेपर, और इनमें ये 32 भाषाओं में होंगे और 100 पत्रिकाएं मैं निकालने वाला हूँ। इतना बड़ा प्लान माननीय कांशीराम साहब ने पेश किया था। बिसाइड्स दिस वी हैव टू बिल्ड अप ए न्यूज़ एजेंसी ऑफ द लेवल ऑफ UNI और PTI। और इसके अलावा हमारी एक प्रेस, एक न्यूज़ एजेंसी होगी और उस न्यूज़ एजेंसी का साइज UNI और PTI से भी बड़ा होने वाला है। ये माननीय कांशीराम साहब का प्लान था। एंड टू accomplish दिस टास्क बाई 14 अप्रैल 1991। और हम इस कार्य को 14 अप्रैल 1991 तक, यानी जब बाबा साहब का व्हेन वी विल मीट टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर, हम जो है इस कार्य को कब तक कर पाएंगे? 14 अप्रैल 1991, जब बाबा साहब की हम 100वीं जयंती मना रहे होंगे। ये जो इतने बड़े बड़े अभी लक्ष्य तो दिए मानवर साहब ने कि हमारी एजेंसी जो है UNI और PTI से भी बड़ी होगी, तो इस कार्य को हम 14 अप्रैल 1991 तक पूरा करने का हमारा लक्ष्य है। आगे माननीय कांशीराम साहब लिखते हैं कि लास्ट ईयर वी स्पेंट अबाउट 1.5 करोड़ ऑन द मूवमेंट ऑफ those 1000 and 1500 activists who have moving throughout India for organization spread work. Our critics are worried about lakhs, but I intend to spend ₹1 crore. Spend in crores. मेरे विरोधी मतलब जो है लाखों से ही परेशान हो जाते हैं कि लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, क्योंकि पिछले साल हमने 1.5 करोड़ रुपए आंदोलन की गतिविधियों पर खर्च किए थे।
तो हमारे विरोधी तो केवल लाखों से चिंतित हो रहे हैं, लेकिन मेरे प्लान तो करोड़ों खर्च करने के हैं अपने समाज को संगठित करने के लिए। आई एम टेलिंग यू दीज थिंग्स पर्पजली, और मैं ये आपको जो बातें बता रहा हूँ इनका कुछ उद्देश्य है, उद्देश्यपूर्ण बातें बताई जा रही हैं आपको, कोई हवाई नहीं। आवर क्रिटिक्स I am telling you these things purposely because the oppressed and exploited society has got tremendous hidden power। क्योंकि हमारा जो दलित शोषित समाज है, जो दलित पीड़ित समाज है, इसके अंदर बहुत ही बड़ी छुपी हुई ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है इसके अंदर। इट इज़ आवर इनहेरेंट स्ट्रेंथ, जो हमारे जो शक्ति है वो हमारे समाज के अंदर अंतर्निहित है, इस समाज के अंदर ताकत है। Every affair of this country is run on the basis of this inherent strength of our people। और ये हमारे समाज की ताकत ही है जिसके आधार पर इस देश का हर मसला, हर मामला चलाया जा रहा है। हर तरह का मामला हमारे समाज की ताकत के बलबूते ही चलाया जा रहा है। अदर्स स्क्वीज दिस स्ट्रेंथ आउट ऑफ अस एंड रन देयर अफेयर्स। जो हमारे समाज की ताकत है वो दूसरे लोग हमारे ताकत को खींच लेते हैं और अपने मामले चलाते हैं, अपने कारोबार को चलाते हैं। हमारी ताकत के बलबूते पर हमारे विरोधी अपने कारोबार को चलाते हैं। बट इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट वी कैन नॉट टेक आउट दिस हिडन पावर ऑफ आवर सोसाइटी। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि दूसरे तो हमारी ताकत को चला ले जाते हैं और अपने कारोबार चलाते हैं, लेकिन हम अपने ही कारोबार के लिए अपनी ताकत को इकट्ठा नहीं कर पाते। ये बड़ी विडंबना है। देयरफॉर वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस इनहेरेंट स्ट्रेंथ, स्पॉट इट एंड देन अफेक्ट इट टू क्रिएट डिजायर रिसोर्सेज टू परस्यू टाइम बाउंड प्रोग्राम टू रन आवर मूवमेंट। इसलिए हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हम इस छुपी हुई ताकत को पहचानें और उस ताकत का इस्तेमाल अपने आंदोलन को चलाने के लिए करें। इस ताकत के बलबूते पर हम अपने आंदोलन को चलाएं, इस छिपी हुई ताकत को हम खुद पहचानें। इफ वी विल डू दिस वी विल नॉट लैक टैलेंट, टाइम एंड फंड्स फॉर द मिशन। अगर हम इस काम को कर पाए तो हमारे पास न तो समय की कमी रहेगी, न टैलेंट यानी हुनर की कमी रहेगी, और न पैसे की कमी रहेगी। अगर हम इस काम को, अपने जो समाज में छुपी हुई ताकत है, अगर हमने उसको पहचान लिया तो न हमारे पास टैलेंट की कमी है, न टाइम की कमी है, और न फंड्स की कमी हमारे पास रहेगी। हमको हर तरह की ताकत अपने समाज से मिल सकती है। व्हेन आई लुक एट दोज ऑफ अस हु लिव बिलो पॉवर्टी लाइन, आई फील दैट आई कैन रन द मिशन इवन विद देयर सपोर्ट। और मैं जब देखता हूँ अपने समाज की तरफ, मानवर साहब कहते हैं कि मैं जब अपने समाज की तरफ देखता हूँ तो जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, जो महागरीब हैं, मैं उनकी ताकत के बलबूते पर भी अपना मिशन चला सकता हूं। उनके अंदर भी इतनी ताकत है। ये मानवर काशिराम साहब अपने बात में आगे कहते हैं, अबाउट 36 करोड़ ऑफ पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। ये 1982 की बात कर रहे हैं, तो 1982 में करीब 36 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते थे। दे स्पेंड ₹30 करोड़ ऑन देयर वन टाइम मील। और वो जो 36 करोड़ लोग हैं वो केवल एक समय के खाने पर ही 30 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, एक समय के खाने पर। दो मैनी ऑफ देम आर नॉट गेटिंग रेगुलर मील्स। और उनको तो बहुत ही कई को लोगों को भूखा रहना पड़ता है, समय से खाना नहीं मिलता ऐसे लोगों को जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं। बट इफ सम ऑफ देम आर प्रिपेयर टू फॉरगो देयर शेयर मोर, वी कैन टेक आउट अबाउट ₹1 करोड़ from their one meal expenditure and can run the movement। अगर वो एक समय का भी थोड़ा खाना कम कर दें, छोड़ दें, तो इतना पैसा हम इकट्ठा कर लेंगे, 1 करोड़ रुपया। उनके थोड़े से ही खाना छोड़ने से हम अपने आंदोलन के लिए 1 करोड़ रुपए का उनसे इकट्ठा कर सकते हैं। इफ टाटा एंड बिरला फॉरगो देयर मील्स इवन फॉर 10 days, दिस मच कैन नॉट बी सेव्ड। और टाटा बिरला यदि 10 दिन भी खाना छोड़ दें तो भी कितना इकट्ठा कर पाएंगे, तो भी इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते जितना कि हमारे लोग एक दिन या एक समय का खाना छोड़ने से
हमारे पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है कि टाटा बिरला अगर 10 दिन भी खाना छोड़ दें तो भी वो इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। सो यू विल अंडरस्टैंड दैट आवर स्ट्रेंथ इज मच बिगर देन टाटाज एंड बिरलाज। अपने समाज का मोरल बढ़ाते हुए, ये मोरल की बात कर रहे हैं, हमारे समाज को आज के दौर में हमारे जो युवा साथी हैं उनको ये समझना चाहिए कि ताकत कहाँ से आती है। ताकत को मोरल हाई करने से आती है। तो मान्यवर कांशीराम साहब कहते हैं कि टाटा और बिरला हमारी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते जितनी हमारे अंदर ताकत है। द ओनली डिफरेंस इज दैट आवर स्ट्रेंथ इज हिडन एंड स्कैटर्ड। केवल अंतर इतना ही है कि उनकी ताकत इकट्ठी है और हमारी ताकत बिखरी हुई है, छुपी हुई है और बिखरी हुई है। केवल इतना अंतर है। ताकत हमारी ज़्यादा है, टाटा बिरला से भी ताकत हमारी ज़्यादा है, लेकिन अंतर केवल इतना ही है कि हमारी ताकत छुपी हुई है और बिखरी हुई है। वी हैव टू डिटेक्ट एंड कलेक्ट इट। हमको इसे पहचानना है और हमें इसे इकट्ठा करना है। हाउएवर वी कैन डू दिस वर्क। हु कैन डू दिस वर्क इफ इट इज़ द टास्क ऑफ लीडरशिप। और इस काम को कौन करेगा? इस काम को करने के लिए नेतृत्व की क्षमता चाहिए। ये लीडरशिप का काम है कि इस ताकत को पहचाने और इस ताकत को इकट्ठा करे। ये लीडरशिप का काम है, इसी को चाहिए, ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है हमें। एट द एंड ऑफ हिज लॉन्ग स्पीच मिस्टर कांशीराम gave immediate program on the students, youth and ladies fronts and thus ended his speech seeking cooperation of all the participants। और अपने भाषण, इस लंबे भाषण का अंत करते हुए मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि हमारे जो यूथ हैं, स्टूडेंट हैं और लेडीज़ जो फ्रंट तैयार किए गए हैं उनको बहुत काम करना होगा क्षेत्र में जाकर के। उन्होंने काम बताया कि काम क्या करना है और इस प्रकार से कि और सभी का सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्होंने आह्वान किया कि सभी स्टूडेंट्स, यूथ और लेडीज़ पूरे अपने योगदान दें इस आंदोलन को बढ़ाने में। और इन बातों को कह करने के बाद ही ये जो लंबा भाषण था मानवर कांशीराम साहब का, जिसके हमने आपके सामने 4 वीडियो पेश किए हैं, और आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण बातें मानवर कांशीराम साहब ने इन बातों में कही थी कि आज जो हमारे यूथ के अंदर या हमारे समाज के अंदर जो निराशा की भावना देखी जाती है कई जगह, तो निराशा से काम नहीं चलेगा। हमें अपनी शक्ति को पहचानना पड़ेगा और शक्ति को बिखरने से रोकना पड़ेगा। एक मुख्य बात ये साहब जो इसमें कहना चाहते हैं कि हमारे पास ताकत तो बहुत है लेकिन वो बिखरी हुई है। और आज भी अगर हम इस बात को हमें समझने की अगर इसमें ज़रूरत है कि जो ताकत को कुछ लोग बिखेरने में लगे हुए हैं, तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है और ताकत को हमें इकट्ठा करके ही तो हमारा काम हो सकता है। तो ऐसे लोगों से भी हमें सावधान रहना है जो ताकत को बिखेर करके और डिफरेंट अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस जो ताकत मानवर कांशीराम साहब बनाना चाहते थे कि एकजुट होकर के सारी ताकत को हम एक मिशन और मूवमेंट में लगाएं, तो हमारे समाज का बहुत बड़ी ताकत हम पैदा कर सकते हैं। तो ये मानवर कांशीराम साहब का 2 दिवसीय सम्मेलन था और भी इसमें काफ़ी ज़्यादा बातें हैं, लेकिन इसको हम आगे कभी बताएंगे आपको। तो ये जो चौथा वीडियो हम आज इसका समाप्त कर रहे हैं, इसके हमने जैसे पहले कहा है 3 वीडियो पहले आ चुके हैं, आज ये चौथा वीडियो था। तो मैं अपने सभी अपने जो दर्शक हैं, हमारे जो साथी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो चारों वीडियो को ध्यान से देखें, आराम से देखें, रात में देखें, क्योंकि ये जो है ठीक तरीके से समझने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।